पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये बहुत ही कॉमन टर्म है और आपने यूजुअली सुना है क्योंकि खासकर बच्चों की कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी उन्हें जब परेशान करती है तो वो अपने डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते हैं बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास, जिसे हम कहते हैं एक लेमैन लैंग्वेज में चाइल्ड स्पेशलिस्ट। लेकिन क्या आप ये बात भी जानते हैं कि जब आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं उससे पहले ही आपको उन्हें डेंटिस्ट के पास भी ले जाना होता है। एक ऐसे ही शानदार, नॉलेजेबल या मैं कहूँ ब्रेव, फ्रेंडली, स्किलफुल ऐसे ही बच्चों के डेंटिस्ट के पास मैं पहुंची हूँ, डॉक्टर संचित पॉल। डॉक्टर संचित, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। वेरी वार्म वेलकम। बहुत ही इंस्पायर्ड हुई मैं आपसे मिलकर, आपके बारे में जानकर, बिकॉज अब तक मैंने एज अ मदर बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, इन सब के बारे में तो खूब सुना था, लेकिन पीडियाट्रिशियन डेंटिस्ट भी होते हैं, किड्स डेंटिस्ट भी होते हैं, और हमें जब बच्चों के दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे अपने डॉक्टर के पास नहीं, आप जैसे होनहार डॉक्टर के पास लाना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ? Thank you so much for inviting on the show. It's absolute pleasure for me to be here speaking to you, both as a mom and now as a presenter. आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम सबको पीडियाट्रिशियंस पता है और हम लोग अपने डॉक्टर्स को, अपने बच्चों को कब से दिखा रहे हैं, बट ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअली इट्स बीन देयर फॉर अ वाइल। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब चीज़ों की अवेयरनेस है, चाहे वो आई स्पेशलिस्ट हो या ब्रेन स्पेशलिस्ट हो या हार्ट स्पेशलिस्ट हो, लेकिन जब बात डेंटिस्ट्री की आती है हमें लगता है कि सारे डेंटिस्ट एक जैसे होते हैं और एक ही स्पेशलिटी, कोई स्पेशलिटी नहीं होती या सबको सब देख सकते हैं। बट एज यू राइटली मैंशन, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट और किड्स डेंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल अडल्ट्स। बच्चे सिर्फ बड़ों का कोई छोटे प्रतिबिंब नहीं होते, इनमें बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स ज़रूरी होती हैं। बच्चों का साइकोलॉजिकल स्टेटस समझना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बहुत एंशियस होते हैं, तो वो एक हैंडलिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रोसीजर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। आपकी इंट्रोडक्शन में मैंने एक वर्ड यूज़ किया, ब्रेव। बच्चों को हैंडल करना किसी बड़ी ब्रेवनेस से कम नहीं है। आप उन्हें एक डॉक्टर के पास ले जाइए, मतलब बीइंग अ मदर अगर मैं बात करूं, अपने बच्चे को एक्सपीरियंस को ही मैं यहाँ पर शेयर करूं, मेरी बिटिया के साथ जब प्रॉब्लम हुई मैं उसे ही अपने डेंटिस्ट के पास ले गई। सडनली मैंने उसमें एक चीज़ और देखी कि उसके अंदर अजीब सा फियर आ गया। उस चीज़ से मुझे डील करना बहुत ही टफ था, बहुत ही चैलेंजिंग था। फिर मैंने सर्च किया और मुझे आप जैसे डॉक्टर्स के बारे में पता चला। तो एज अ किड डेंटिस्ट आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? एज अ मदर मैंने तो अपनी बिटिया के साथ चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि जब मुझे उसके दांतों का ट्रीटमेंट लेना था तो वो काफ़ी फियर में थी, उसे सेटल करना। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, डॉक्टर संचित से मेरी मुलाकात मेरी बच्ची के केस के साथ ही हुई। मैं अपनी बिटिया को लेकर आई थी और मुझे लगा कि वाकई में हम सभी पेरेंट्स को या एज अ मदर हमें अपने बच्चों का भी इस चीज़ में ख्याल रखना चाहिए कि हम उन्हें किस तरह के डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं। यानी कि जहाँ से हम अपने बच्चे का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या वो डॉक्टर काबिल है, क्या वो डॉक्टर इतने ट्रेंड हैं कि वो हमारे बच्चे को एक सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर संचित के साथ मैंने ये सब चीज़ें देखी और फिर मुझे लगा कि डॉक्टर संचित को मुझे आप सबसे भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और आज यही रीज़न है कि मैं डॉक्टर संचित के साथ सुनो विद ज्योति विनय कपूर में बैठी हूँ। तो डॉक्टर संचित, आपके वो कौन से चैलेंजेस हैं जो यूजुअली आप बच्चों के साथ फेस करते हैं बिल्कुल, एज अ डेंटिस्ट? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, ब्रेव वाला, बिकॉज हम अपनी काउंसिल में थोड़ा हंसी मजाक में बोलते हैं कि बच्चों को ट्रीट करना बच्चों का काम नहीं है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंडिंग बच्चों का मेंटल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस। समझ सकती हूँ, बिल्कुल। सो देखिए, हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हम जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है और डिस्चार्ज होता है, हमारे पास एक वैक्सीनेशन कार्ड आ जाता है। उस वैक्सीनेशन कार्ड में सब मेंशन होता है कि हमें 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में क्या क्या वैक्सीनेशन करानी है। और हम लोग ये सर्च करते हैं कि हम वैक्सीनेशन कहाँ कराएं। हम ये सर्च नहीं करते कि वैक्सीनेशन कराएं नहीं कराएं। हम ये सर्च करते हैं कि किस पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। हम ये सर्च नहीं करते कि पीडियाट्रिशियन कौन होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस ट्रांजिशन स्टेज में हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस हमें गाइड करते हैं, बहुत सारों को नहीं गाइडेंस होती है, उनको नहीं पता कि कोई चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा है, क्योंकि बाय द टाइम हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, दे ऑलरेडी कम विद द डिजीज़। हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि हफ्ते में कम से कम 3 या 4 कॉल्स आती हैं जो रात को 12 बजे या सुबह 5 बजे आती हैं कि डॉक्टर मुझे आप प्लीज़ देख लीजिए, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ या मेरी बच्ची कुछ खा नहीं रही है या पी नहीं रही है। ना हमें समझना पड़ेगा कि सारी डेंटल डिजीज़ को ख़राब होने में टाइम लगता है, कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। मेजर चैलेंज यही आता है
जैसे हम बच्चों में हेपेटाइटिस या मम्प्स या मीजल्स या कोई डिजीज़ ट्रीट नहीं करते हैं, बचाते हैं, हम एज अ पेरेंट हमें समझना पड़ेगा कि डेंटल कैविटीज़ कॉमन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। और एज अ पेरेंट हमें प्रिवेंशन मोड में रहना चाहिए। जैसे हम वैक्सीनेशन कराते हैं, सेम चीज़ जो हम अपने पीडियाट्रिशियन से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जाके वैक्सीनेशन लगाते हैं और कोई भी डिजीज़ को पहले ही रोक लेते हैं। अगर कोई डिजीज़ हो भी गई है तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि हम रेगुलर पीडियाट्रिक में जा रहे हैं। डेंटिस्ट्री में करंटली इंडिया में पर से अगर हम बात करें, हम लोग कोई फर्स्ट चेकअप नहीं होता है। जो हमारा कंसेप्ट है फर्स्ट डिकेड नो डिके, मतलब पहला चेकअप पहले बर्थडे पे हो जाना चाहिए, वो नहीं होता है। दूध के दांत हैं, चले जाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज। हम उनको ढूंढ रहे हैं, उन बाबा जी को जिन्होंने ये मैसेज पूरा स्प्रेड किया हुआ है। सेकेंडली, जब दर्द होता भी है तो हम या तो रैंडमली किसी से पूछ लेते हैं, या इवन हमारे आसपास के लोग हमें गाइड नहीं कर पाते, तो वो किड्स डेंटिस्ट वाला वर्ड कभी आता ही नहीं है। हमारे जनरल डेंटल कलीग्स भी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को हैंडल करने में बहुत चैलेंज आ जाते हैं। डॉक्टर संचित, ये वाकई में बहुत बड़ा इशू है और मुझे भी इसलिए लगा कि मुझे पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए। यूजुअली यही होता है और बहुत कॉमन है कि बच्चे के दांत में दर्द हुआ, बच्चा परेशान है, हम तुरंत से उठ के अपने डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। ये कितना गलत है? देखिए, बात यहाँ पे गलत सही की नहीं है, हमें बस माइंड में ये रखना है कि ज़रूरी नहीं है तब दर्द हो, हमें ध्यान रखना पड़ेगा दर्द एक थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज है। हमें 90% पेरेंट्स ये एडमिट करते हैं कि उन्होंने कैविटी देखी हुई थी, बट उस पर एक्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया। अब हम इसको थोड़ा इग्नोर क्या इसलिए कर दिया कि दूध के दांत हैं? देखिए, थोड़ा सा मैं पेरेंट्स की साइड भी लूँगा। उनको कोई क्लियर मैसेज नहीं देता है कि ये प्रॉब्लम एरिया है। ये मेन पॉइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई पेरेंट नहीं चाहते कि बच्चे दर्द में सफ़र करें, बट क्योंकि हमारा, अगेन मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम, हमारे डे वन से सिस्टम में ये है ही नहीं कि बच्चों में अगर आपको कुछ भी डैमेज दिख रहा है, पहली बात तो डैमेज की सिचुएशन आएगी नहीं अगर आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट डिकेड नो डिके, विच मीन्स फर्स्ट बर्थडे पे 12 महीने या फर्स्ट बर्थडे पे या जब पहला दांत निकले, आप एक सिंपल अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से एक अपॉइंटमेंट लें, आप डिस्कस करें। आपको ट्रीटमेंट के लिए नहीं आना है, आपको इसलिए आना है कि ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, एक सिंपल कंसेप्ट है। दूध के वो जो टूथपेस्ट है वो हम बच्चों वाला यूज़ करते हैं। अब ये करंट गाइडलाइंस क्लियरली मेंशन करते हैं कि जितना बच्चों में शुगर एक्सपोजर हो रहा है, हमें अडल्ट टूथपेस्ट विच इज़ फ्लोराइड टूथपेस्ट 1000 ppm यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास नहीं होती है। ये ज़माना है यूट्यूब का, बच्चे खाना पाउच करके खाते हैं, स्लो खाते हैं, बहुत ज़्यादा कैविटी कॉजिंग वाला खाना खाते हैं जिससे दांतों में खाना चिपकता है, क्लीन नहीं होता है, और वो सब प्रोसेस धीरे धीरे करके बच्चे बॉटल फीडिंग कर रहे हैं। ये सारा चीज़ें एक धीरे धीरे करके दांतों को सड़ाना स्टार्ट करता है, और तब भी जब हमें दिखता है कि दांत खराब हो रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। Exactly. कि कोई भी दांत खराब एकदम से नहीं होता, वो समय लेता है। शायद हम पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, या हमारा सिस्टम इस तरह का है कि हमें ये पता ही नहीं चलता। जिस तरह से हमने अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराई है, उसी तरह से हमें अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास भी लेके जाना है, जिससे जब दांत खराब हो तब जाने की ज़रूरत ना पड़े, दांत खराब हो ही ना, इसलिए हमें पहले से ही डेंटिस्ट के पास जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटलीस्ट हम अपने बच्चे को उस पेन से बचा सकते हैं जो डेंटिस्ट के पास जाके या दांत खराब होने पर, जैसे रूट कनाल टाइप जो भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं, उससे बच्चे को गुजरना पड़ता है। वो काफ़ी पेनफुल होते हैं, लेकिन एक चीज़ और मेंशन, अब वो पेनफुल नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि अब कुछ ऐसे ही किड्स डेंटिस्ट हैं जिनके पास अगर अब आप जाएंगे तो उनके पास ऐसे टेक्ट्स या ऐसी मेथड्स हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट से निकलेंगे। उसका भी हम जिक्र आपसे करूंगी, पूरे प्रोसीजर का। लेकिन कैविटी बहुत ही कॉमनली हम इन दिनों बच्चों में देख रहे हैं। बच्चों का शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जूसेस के थ्रू हो, ड्रिंक्स के थ्रू हो, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर गमीज, चॉकलेट, टॉफ़ीज़। इसके लिए क्या हमें ये समझना पड़ेगा कि डेंटल कैविटीज़ सिर्फ मीठे से या चॉकलेट से नहीं होती हैं। एनीथिंग विच स्टिक्स इन द माउथ, चाहे वो चिप्स हो, नमकीन्स हो, वेफर्स हो, या इवन घर का खाना हो, वो खाना फंस सकता है, क्योंकि हम दांतों के बीच में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें फ्लॉस नहीं करते हैं। फ्लॉसिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी प्रीवियस जनरेशन ने नहीं करी थी, तो वो हमें भी नहीं पता। हम में से बहुत कम लोग फ्लॉस रेगुलरली करते हैं, हमारे बच्चे रेगुलरली नहीं कर रहे हैं। वो जो खाना बीच में फंसता है, और जितना एक्सपोजर अब हमारे पास ये कैविटी कॉजिंग फूड है जो हम बात करें खाने के बारे में, स्पेशली खाने की ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली एडवाइस करते हैं कि खाना 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लेकिन जब बच्चे खाने को पाउच करते हैं, क्योंकि सामने टीवी स्क्रीन या मोबाइल चल रहा होता है, और उसको प्रोलॉन्ग करते हैं,
तो वो खाना जब पाउच होता है उसी से जब खाना डाइजेस्ट होने के लिए एसिड बनता है, वो एसिड दांतों के सरफेसेस को धीरे धीरे करके डिजोल्व करना स्टार्ट कर देता है। अगेन ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म है, चलता रहता है, एंड बाय द टाइम पेरेंट्स को लगता है कि दर्द है या आपको कोई बड़ी कैविटी दिखती है, तब तक हम इस बात को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, क्राउन या दांत निकालने की बात करते हैं। ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि मेरे पास रेगुलरली बच्चे आते हैं जो अंडर 2, अंडर 3, 1.5 ईयर्स के बच्चे हैं जो स्वेलिंग लेकर आ रहे हैं। और वो बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं, उनको कई बार हमें हॉस्पिटल में ट्रीट करना पड़ता है। तो हमें समझना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बर्डन ऑफ केयर। इन बच्चों का पूरा लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इट्स नॉट ओनली अ डेंटल इशू, इट्स अ मेडिकल इशू, क्योंकि बच्चे अगर चबाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो उनका वेट गेन नहीं होगा, हाइट गेन नहीं होगा। सो वी हैव टू टेक इट एज अ मेडिकल, एंड ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको प्रॉपरली डील करें। प्रॉब्लम ये है कि डीप रूटेड हमारे सोसाइटी में दांत का ये है कि जब तक प्रॉब्लम ना हो तब तक हम उसको डील ना करें। हमारे बच्चे ये डिजर्व नहीं करते हैं। हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको डेंटल हमेशा क्यों नेगेटिव रहा है, क्योंकि या तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि इतना ट्रीटमेंट है, या वो पेनफुल हो जाता है। ये दोनों ही सिचुएशन अवॉइडेबल है। ये बात हमें अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। जब हम बहुत सारा ट्रीटमेंट लेके जाएंगे तो वो बच्चे के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और एज अ पेरेंट आपके लिए भी टाइम, एफर्ट और मनी है। तो अगर हम इस कंसेप्ट पे काम करें कि हम पहले ही दिखा दें, रेगुलर रिव्यू में रखें। अभी जो लेटेस्ट पीडियाट्रिशियन की गाइडलाइंस आई हैं उसमें लिखा हुआ है कि एट फर्स्ट विजिट वी शुड डू एट 1 ईयर ऑफ एज। तो उसी के ध्यान में रख के अगर हम ये प्रिवेंशन में रखें, थोड़ा सा हम बात करते हैं इस बारे में कि हम घर पे क्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बिफोर हम अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से जाके खुद मिलें और समझें। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि बच्चों का टूथपेस्ट जो होता है उसमें फ्लोराइड नहीं होता है, या ना के बराबर होता है, या कम होता है। वो तब तक ठीक है जब तक बच्चों के दांत खराब नहीं हुए हैं या कोई रिस्क नहीं है, जो कि आज के केस में बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए एडवाइजेबल है कि हम बच्चों के जो टूथपेस्ट है उसकी जगह अडल्ट टूथपेस्ट, जैसे हमारा खुद का टूथपेस्ट या एक स्पेशली टूथपेस्ट आते हैं जो 1000 ppm फ्लोराइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें अपने दिमाग में रखना है कि 1000 ppm फ्लोराइड बेस्ड ऑन द रिस्क और बेस्ड ऑन द एक्सपोजर। वैसे तो बेस्ट है अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से रिव्यू कराएं, बट इन जनरल जैसे ही बच्चा स्पिटिंग करना स्टार्ट कर सकता है तो यूज़ करें। इवन देन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा शुगर इंटेक करता है, एक्सपोजर है, तो प्रिवेंशन के लिए ये पेडीफ्लोर 2000 आता है, ऐसे और भी टूथपेस्ट हैं तो 1000 ppm फ्लोराइड देते हैं। वैसे हमारा घर का खुद का टूथपेस्ट में भी 1000 ppm होता है, लेकिन जो नॉन फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट होते हैं जैसे कि ये वाले, ये हमारे लिए उतने रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इनमें फ्लोराइड जो कि दांतों को प्रिवेंशन करता है, एंटी कैविटी होता है, वो प्रोवाइड नहीं करता है। इसको हम एज ए क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दांतों को अलग तरीके से हेल्प करेगा, लेकिन फ्लोराइड नहीं होता है इसमें। इसके अलावा कुछ क्रीम्स भी आती हैं जो हम लगा सकते हैं दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगेन आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रशिंग की टेक्निक है। हम में से बहुत लोग अपने बच्चों को जब ब्रश कराते हैं, बच्चे खुद ब्रश करते हैं, वो सामने से ऐसे ब्रश कर लेते हैं। वो जो ये नहीं करते हैं वो ये है कि ब्रशों जो दांत का हिस्सा है जो लिप के अंदर है उसको रिट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसे हम बोलते हैं लिफ्ट द लिप। ये लिप को लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि दांत का जो पूरा हिस्सा है वो हमें दिखे। और ये पिंक और वाइट के बीच में गम्स से ही हमें स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहीं पे हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दांत यहीं से खराब होते हैं और यहाँ से वो नीचे खराब होते जाते हैं। सो ये आउट, इन, टॉप, क्रॉस, हम दोबारा क्या समझेंगे, आउट, इन, टॉप, क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो उसको स्क्रब कर सकते हैं, चाहे सर्कल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप सही एरिया कवर करें। ऐसे ही नीचे आउट, इन, टॉप, क्रॉस चारों कोऑर्डिनेट्स में सामने की तरफ भी करेंगे। ब्रशिंग 2 मिनट करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें। अगर बच्चा 2 साल 3 साल से छोटा है तो बहुत ज़रूरी है कि हम 2 पेरेंट टेक्निक लें, जिसमें हम बच्चे को या तो लिटा के या खुद के क्रॉस करके उसका सपोर्ट कर सकते हैं। हेड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिना हेड स्टेबल हुए हम ये ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम हमेशा ब्रश सामने की तरफ से कोशिश करते करना। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नीचे तो दिखते हैं, ऊपर के नहीं दिख पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम पीछे आएँ, 6, 9, 12 पीछे की तरफ आएँ, अपने हैंड से सपोर्ट लें और फिर रिट्रैक्ट करें। नीचे के तो हमें देखेंगे, ऊपर के लिए बच्चे का जो हेड है वो हमारे पीछे के, हमारे आगे से स्टेबल हो जाएगा। सो ये ब्रशिंग टेक्निक है। दिन में 2 बार ब्रशिंग हमने बात की है। अगर आप रात की ब्रशिंग स्किप कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। तो बच्चा जब रात को खाना खा ले, कोशिश करें बॉटल फीडिंग
अगर हो रही है तो उसके बाद ब्रशिंग करें, अगर बॉटल फीडिंग ना हो सके तो बहुत ही अच्छा है, बट आखिरी में दांत बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और उसके बाद भी अगर बॉटल फीडिंग हो रही है तो फिर वाइप करें या उसको क्लीन कर लें। रात की ब्रशिंग के बाद सुबह की ब्रशिंग आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कभी कुछ खाना नहीं खाया हमने, बेटर रहेगा कि हम जैसे डिनर के बाद ब्रशिंग करते हैं ऐसे हम सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें, तो इस वे हमारी 2 मील कवर हो जाती हैं। दोपहर को कोशिश करें एटलीस्ट रिंस करा सकें। कई केसेस में माउथ रिंसेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे बच्चों में इंडिकेटेड नहीं है। अगेन ये पूरा प्लान आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपको ढंग से समझा पाएंगे, क्योंकि हर बच्चे के रिस्क पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर समय बच्चे के मुंह में दिए रखते हैं, बच्चा रोए ना, डिस्टर्ब ना करे, वो पैसिफायर देना कितना सेफ है?